बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्ला। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज आज हमने शुरू करना है और शुरुआत करनी है एमसीक्यूज से। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज फ्रॉम द एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 1 में कहा जा रहा है, you push a heavy crate down a ramp at constant velocity. Only four forces acts on the crate. Which force does the greatest magnitude of work on the crate? इसमें क्या कहा जा रहा है? तो इस एमसीक्यू में कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई रैंप है और इस रैंप पर एक क्रेट मौजूद है और इस क्रेट को हम कर रहे हैं पुश। जब इसको पुश किया जाता है तो इस तरह हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, एफ अप्लाइड। ये हमने इस क्रेट पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ये क्रेट हो गई और ये हो गया रैंप। इस पे चार तरह की फोर्सेस लग रही है। एक तो हो गई एफ अप्लाइड, इसके खिलाफ दूसरी फोर्स होगी फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम बोलेंगे एफ फ्रिक्शन। ये दूसरी फोर्स इस पे लग रही है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो वेट जो है, एक होगा वेट इस क्रेट का और एक होगा नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स हो गया एफ नॉर्मल। ठीक, ये भी इस पे लग रहा है अपवर्ड, और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। ये हो गया इसका वेट। ठीक है, डब्ल्यू, इस वेट के बनेंगे दो कंपोनेंट्स। एक इसका ये कंपोनेंट बनेगा और एक यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा। ये होगा थीटा, इसको हमने थीटा कहा। सो थीटा के सामने वाला साइड डब्ल्यू वाई, जो कि एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, और ये जो एडजेसेंट साइड है ये डब्ल्यू एक्स होगा, जो कि एम जी कास थीटा के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो नॉर्मल फोर्स को ये वेट का एक कंपोनेंट, वो जो एम जी कास थीटा वाला कंपोनेंट है, ये इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नॉर्मल फोर्स या ये जो एम जी कास थीटा वाला कंपोनेंट है, इसके लिहाज से तो कोई वर्क नहीं हो रहा। इसी तरह जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ लग रहा है और हम फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ इस क्रेट को आगे मूव करके लेके जा रहे हैं। तो इससे मालूम हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ वर्क यहाँ पे जीरो है। इस तरह नॉर्मल फोर्स के लिहाज से भी वर्क जो है वो जीरो है, लेकिन अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स के लिहाज से ज्यादा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ज्यादा वर्क हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स के खिलाफ, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एमसीक्यू नंबर 2 में है, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर इज के एंड दैट ऑफ अनदर वायर इज 3k. Both wires are stretched through the same distance. If work done are W1 and W2, then इसमें ये कहा जा रहा है कि दो वायर्स हैं। जैसे ये हो गया सपोर्ट, इस सपोर्ट के साथ एक वायर ये लग गया, इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो के हो गया, जबकि जो दूसरा वायर है इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो है 3k। यानी इसको मैं कह दूंगा K1 जो कि K के बराबर है, और इसको मैं कह दूंगा K2 जो कि 3k के बराबर है। उसके बाद हमने इन दोनों पे जब फोर्स लगाया है, यानी इस पर भी फोर्स लगाया तो उसमें इस पर कुछ एक्सटेंशन पैदा हो गई, और दूसरे वायर पर भी फोर्स लगाया तो इसमें भी कुछ एक्सटेंशन पैदा हुई है। दोनों ने एक जितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी x डिस्टेंस इसे भी कवर किया और x डिस्टेंस इस दूसरे वायर ने भी कवर किया है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले वायर का वर्क है W1, दूसरे वायर का वर्क है W2। पहले वायर पे लगने वाला फोर्स F1, जबकि दूसरे वायर पे लगने वाला फोर्स F2। अब हम देखेंगे कि इन दोनों वर्क W1 और W2 के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। तो इसके लिए हम पहला वर्क लिखेंगे W1 इज इक्वल टू F1 x, ये लिखा, जबकि W2 हम लिखेंगे F2x। नाउ अब हुक लॉ के मुताबिक W1 इज इक्वल टू F1 हुक लॉ के मुताबिक किसके बराबर होगा, माइनस के एक्स के, और ये वाला x अपनी जगह। सो W1 इज इक्वल टू माइनस के, ये दोनों x हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। चूंकि पहला फोर्स है, पहला वर्क है,
तो यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसको भी हम कहेंगे K1, क्योंकि ये होगा है इस यहाँ पे ये W ये वर्क है और ये जो K है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये जो X है दिस इज द एक्सटेंशन, ठीक है, और ये एक X हमारे साथ वर्क वाला डिस्प्लेसमेंट है। ये तो हो गया W1 जो कि हमें मालूम हो गया। नाउ W2 मालूम करते हैं। W2 तो होगला के मुताबिक ये हो जाएगा F2 बराबर होगा K2 माइनस K2X और एक X पहले से ही, सो W2 इज इक्वल टू माइनस K2X स्क्वायर, इससे ये आ जाएगा। नाउ अब इसमें जरा पुटिंग करते हैं कि ये K1 किसके बराबर है, K1 K के बराबर है, यहाँ पे K लगा दिया और X स्क्वायर अपनी जगह, K2 जो है वो 3K के बराबर है तो माइनस 3K यहाँ लग जाएगा और X स्क्वायर अपनी जगह पे लगेगा। तो W1 आ गया माइनस के एक्स स्क्वायर, W2 आ गया माइनस 3KX स्क्वायर। W1 और W2 यानी पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में रिलेशनशिप मालूम करने के लिए इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, W1 डिवाइड बाय W2। W1 बराबर है माइनस KX स्क्वायर, इसके W2 बराबर है माइनस 3KX स्क्वायर। तो यहाँ पे बात चीजें हो जाएंगी कैंसिल, जैसे माइनस माइनस कैंसिल और इसी तरह KX स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो W1 इज डिवाइड बाय W2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। अब यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 3 इधर आ जाएगा और W2 यहाँ पे आ जाएगा इस 1 के पास, तो ये हो जाएगा 3W1 इज इक्वल टू W2, दिस इंप्लाइज दैट W2 इज इक्वल टू 3W1, यानी जो दूसरा वर्ग है वो पहले वर्ग से 3 गुना ज्यादा होगा, क्योंकि इस दूसरे वायर का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है या हुक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे और इसमें एक्सटेंशन पैदा होगा तो इस पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और इसका वर्क भी ज्यादा होगा इस पहले वायर की निस्बत। तो यहाँ पे हमारे साथ जो ऑप्शन आएगा करेक्ट वो होगा W2 इज इक्वल टू 3W1, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। MCQ नंबर 3, द escape velocity on the surface of earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जमीन के सरफेस से अगर किसी बॉडी को escape करना हो तो escape velocity होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। If the mass of the earth increases to twice its value and the radius of the earth become half, the escape velocity will become। और फिर ये 4 ऑप्शन है। इस MCQ में हमसे क्या कहा जा रहा है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि escape velocity of earth है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम किसी बॉडी को जमीन से escape करना चाहते हैं और जमीन का मास डबल हो जाए, यानी मास ऑफ द अर्थ जो है वो डबल हो जाए, मास ऑफ द अर्थ इसको हम कहेंगे ME डैश, क्योंकि ये चेंज हो गया है, सो 2ME चेंज होने के बाद क्या बन गया ME डैश या ME प्राइम। इसी तरह अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ को हाफ कर दें, रेडियस ऑफ द अर्थ जमीन का जो रेडियस है उसको हम हाफ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा RE डैश या RE प्राइम, ये बन जाएगा। तो रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो हाफ हो गया। नाउ अब मालूम कीजिए escape velocity, अब escape velocity क्या होगी, यानी अब जो है V escape चूंकि वो अब चेंज हो चुकी होगी वो क्या होगी, दोबारा से मालूम करना है escape velocity। तो escape velocity का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे और वो ये होगा V escape डैश लिख लेते हैं क्योंकि चेंज हो चुका है इस वक्त, तो V escape इज इक्वल टू अंडर रूट 2G M डिवाइड बाय R, ये फार्मूला है escape velocity का। चूंकि मास ऑफ द अर्थ की बात है तो यहाँ पे A लिख लीजिए, रेडियस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है तो यहाँ पर भी A लिख लीजिए। ये तो हो गया escape velocity का जनरल फार्मूला। लेकिन जब मास ऑफ द अर्थ चेंज होगा, डबल हो जाएगा, तो उसके लिए डैश लगा लीजिए, रेडियस ऑफ द अर्थ भी चेंज हो जाएगा तो उसके लिए भी यहाँ पे डैश लगा लीजिए, जिसकी वजह से escape velocity भी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे डैश लग जाएगा। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट ME डैश इज इक्वल टू 2ME and RE डैश इज इक्वल टू RE डिवाइड बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम ये पुटिंग करेंगे जिससे इसमें क्या आ जाएगी चेंजेस, सो V escape डैश इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा अपनी जगह,
जी आ जाएगा अपनी जगह। एम ई डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 ME डिवाइड बाय आर ई डैश की जगह हम लिखेंगे आर ई डिवाइड बाय 2 एंड अंडर रूट। सो वी स्केप डैश इज इक्वल टू, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 और ये ऊपर वाला 2 आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4। इस 4 को मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट में, 2 GME एंड डिवाइड बाय RE और ब्रैकेट बंद, ये रह गया। सो वी स्केप, अगर मैं 4 का अंडर रूट लूंगा तो अलहदा से इसका अंडर रूट ले लेते हैं, बाकी ये 2GME डिवाइड बाय RE इन अंडर रूट ये हमारे साथ रह जाएंगे। तो ये किस चीज के बराबर होंगे, ये 2GME डिवाइड बाय RE इसके वेलोसिटी के बराबर है, ये इसके वेलोसिटी का फार्मूला। सो 4 का अंडर रूट 2 के बराबर है और ये बराबर है वी स्केप के, जो जनरल फार्मूला है escape velocity of earth। so escape velocity of earth कितना है, v escape dash is equal to 2, escape velocity of earth है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। so v dash escape is equal to, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, so 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। यानी जमीन का मास डबल करने से और उसका रेडियस हाफ करने से escape velocity भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पुट करेंगे, ऑप्शन सी को हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। एमसीक्यू नंबर 4, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज, ये 4 ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो इन चारों में से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल कौन सी है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है कि जिसके फील्ड में अगर हम एक क्लोज पाथ में वर्क मालूम करें तो वो वर्क जीरो हो जाए, जीरो के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है और इस फील्ड का जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन अगर हम दो मैग्नेट्स को बहुत करीब रखें कि इनके दरमियान मैग्नेटिक फील्ड हो यूनिफॉर्म, तो तब मैग्नेटिक फोर्स जो है और मैग्नेटिक फील्ड ये कंजर्वेटिव फील्ड होता है और ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो रह गया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की मौजूदगी में जब हम क्लोज पाथ में वर्क मालूम करते हैं तो वो वर्क जीरो के बराबर नहीं आता। तो यहाँ पे हम ऑप्शन भी करेंगे, ऑप्शन सी, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Number 5. If speed of the car is doubled, by what factor does its kinetic energy increases? कोई गाड़ी है और उसकी स्पीड को डबल कर दिया गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। और ये हमारे साथ 4 ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। चूंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ने चेंज हो जाना है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ई डैश इज इक्वल टू हाफ mv², और स्पीड के चेंज होने की बात हो रही है, मास के बदलने की बात नहीं हो रही, तो v पर भी डैश लगा लीजिए। सो के ई डैश इज इक्वल टू हाफ m, ये जो इसकी स्पीड है ये डबल हो रही है, देखो वो भी है कि डबल हो गई, तो 2v लगा लीजिए। अब v डैश पर स्क्वायर है तो 2v पर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। सो के ई डैश इज इक्वल टू हाफ m, ये हो जाएगा 4v²। इस 4 को यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 4 और बाकी रह गया हाफ mv²। तो ये हाफ mv² दोबारा से बराबर है काइनेटिक एनर्जी के। सो के ई डैश इज इक्वल टू 4ke। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डबल होने से 4 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 6, 1 हॉर्स पावर इज गिवन बाय, पावर का एक यूनिट है जिसको हम FPS यूनिट ऑफ पावर कहते हैं, और ये फुट पाउंड सेकंड यूनिट ऑफ पावर जो है ये 746 वाट के बराबर होता है। तो ये 746 वाट के बराबर है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नंबर 7, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर, वर्क किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में हो एंटी पैरेलल, तो ऐसी कंडीशन में वर्क होता है नेगेटिव। अगर हम इसको प्रूव करना चाहें तो इसको मैं यहाँ प्रूव करता हूँ, वर्क इज इक्वल टू FD cos थीटा। अब अगर किसी बॉडी पर फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, यानी ये कोई फ्रिक्शन फोर्स है,
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, एंगल बन रहा है 180 डिग्री, तो यह हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ डी cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री -1 के बराबर है, तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी, वर्क हो जाएगा नेगेटिव। MCQ number 8. Two bodies of masses m1 and m2 have equal momentum. Their kinetic energies E1 and E2 are in the ratio. ये चार ऑप्शंस हैं। क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है कि टू बॉडीज यानी दो मासेस हैं, एक मास है m1 और दूसरा मास है m2। इन दोनों का मोमेंटम आपस में बराबर है, हैव इक्वल मोमेंटम, यानी मास 1 के लिए मोमेंटम P1 और मास 2 के लिए मोमेंटम P2, ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों P के बराबर है। जबकि इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है KE1, इसको कहा गया है E1, जबकि मास 2 की काइनेटिक एनर्जी KE2, इसको कहा गया है E2। तो मालूम कीजिए इन दोनों मासेस का रेशो, दोनों मासेस का रेशो हमने यहाँ पे मालूम करना है। जबकि हमें एनर्जी का रेशो गिवन है, यानी एनर्जी का रेशो एक E1 है तो दूसरा E2 है, E1 बाय E2, ये वाली रेशो हमें यहाँ पे गिवन है, E1 डिवाइड बाय E2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात हमने मालूम करनी है, जिसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन क्यों ना मैं इसको प्रूफ करके पुट करूँ। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला है हाफ mv² के बराबर। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे m मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाय m, और ये m पहले से है और ये v², यहाँ पे लिख लेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा m² v² डिवाइड बाय m। ये मैंने यहाँ पे m मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, ताकि मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान एक रिलेशनशिप मालूम कर सकूं। सो दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यानी 1/2। ये जो m² v² है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ mv होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय m। नाउ दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, ये जो mv है इसकी जगह लिखेंगे मोमेंटम और इस पर स्क्वायर m, तो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय m। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इसमें बताया जा रहा है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, वो इस फार्मूला से हमें दिख रहा है। तो KE, अगर मैं इसको लिखूंगा KE1 और यहां मैं लिखूंगा P1, सो दिस इंप्लाइज दैट KE1 जो है वो बराबर है E1 के, और इसी तरह ये हो जाएगा P² डिवाइड बाय 2m, m1 और यहाँ पे 1 मत लिखे। अगर मैं यहाँ पे 1 भी लिख भी लूंगा ना P1, तो P1 किसके बराबर है, और वैसे भी P के बराबर है, तो इसलिए P को यहाँ पे P ही रहने दें। तो ये हो जाएगा E1 जो कि हमें मालूम हो गया। इसी तरह E2 जो है वो बराबर होगा P² डिवाइड बाय 2m2, ये हो जाएगी दूसरी काइनेटिक एनर्जी। नाउ हम इन दोनों का रेशो मालूम कर लेते हैं, E1 डिवाइड बाय E2। सो E1 बराबर है P² डिवाइड बाय 2m1 और E2 बराबर है P² डिवाइड बाय 2m2। तो क्या कैंसिल हो गया, P² के साथ और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेता हूँ, P² और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। सो दिस इंप्लाइज दैट E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय m1, एक ये रह जाएगा, उसके बाद 1 डिवाइड बाय m2, 1 डिवाइड बाय m2, ये जो m2 है ये ऊपर आ जाएगा इधर। सो दिस इंप्लाइज दैट E1 डिवाइड बाय E2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1। तो जो एनर्जीज का रेशो है वो मासेस के रेशो के तो बराबर तो है, लेकिन एनर्जीज का रेशो कुछ इस तरह से है E1 डिवाइड बाय E2, जबकि मासेस का रेशो है m2 डिवाइड बाय m1। तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे कर लेंगे सेलेक्ट, m2 रेशो m1 से E1 डिवाइड बाय E2 ये बराबर है m2 डिवाइड बाय m1। अगर मैं इन दोनों को रेशो के फॉर्म में लिखूं तो ये होगा E1 रेशो E2 इज इक्वल टू m2 रेशो m1, यह हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ MCQ नंबर 9,
द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द अर्थ बाय, ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ पर किस वजह से मौजूद होता है? विंड्स, ग्रेविटी, क्लाउड्स, द रोटेशन ऑफ अर्थ। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये गैसेस, ये डस्ट पार्टिकल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, ये सब चीजें जमीन पर होल्ड हैं, जमीन पर मौजूद हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाए या बहुत ज्यादा वीक हो जाए तो उसकी वजह से ये तमाम गैसेस जमीन से चली जाएंगी, ये उड़ जाएंगी। जिस तरह मून पर अगर हम देखें तो मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि मून की ग्रेविटी जो है ना वो अर्थ की ग्रेविटी से 6 गुना कम है। तो ग्रेविटी के कम होने की वजह से मून पर एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है। एमसीक्यू नंबर 10, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर मोमेंटम 20% इंक्रीज हो जाए देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो यहां पे हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जो है वो हमें गिवन है पी इनिशियल। अब इसमें चेंज आएगा तो उसको हम बोलेंगे फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम यहां पे 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी फाइनल मोमेंटम पी एफ, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम 20% तक इंक्रीज हो गया है, उससे बना है फाइनल मोमेंटम। तो अब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा वो मालूम करना है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और करूं, जैसे इसको मैं यहां पे हल करता हूं, पी एफ यानी फाइनल मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अगर यहां से मैंने परसेंटेज खत्म करना है तो 20 को मुझे 100 पर डिवाइड करना होगा। सो पी आई इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100 पी इनिशियल, तो पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, ये हो जाएगा 0.2 पी इनिशियल। अब देखें ये असल में 1 पी इनिशियल है और ये है 0.2 पी इनिशियल, इन दोनों को जमा कर लीजिए तो पी फाइनल इज इक्वल टू 1.2 पी इनिशियल। इन दोनों को हमने जमा कर लिया तो फाइनल मोमेंटम ये आ गया। मालूम करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का क्या रिलेशन है वो वाला फार्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। पी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m माइनस पी इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ये लगा देंगे। अब पी फाइनल का तो हमें पता है ना कि पी फाइनल इसके बराबर है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.2 पी इनिशियल, ये लगा दिया, पी फाइनल की जगह पी फाइनल पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा, डिवाइड बाय 2m माइनस पी इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.2 का स्क्वायर आ जाएगा 1.44 और पी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m माइनस पी आई स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब इस तरह कर लेते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं। सो एलसीएम विल बी 2m, सो 2m कैंसल, 1.44 पी आई स्क्वायर माइनस 2m और 2m दोबारा से कैंसल, सो पी आई स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे साथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर लो एक दूसरे से, जब इन दोनों को माइनस करेंगे यानी 1.44 पी आई स्क्वायर से पी आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो इससे आ जाएगा 0.44 पी इनिशियल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 2m। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्योंकि ये जो है ना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0.44 एंड दिस इज आल्सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो 0.44 है अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूं
परसेंटेज में मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये हो जाएगा 44% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो 44% और इसको मैं बोलूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मोमेंटम में 20% इंक्रीज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंटेज का इंक्रीज आएगा? इसको हम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। एक शॉर्टकट तरीका है कि जब भी 10% इंक्रीज की बात आए, 20% इंक्रीज की बात आए इन मोमेंटम, या 10%, 20%, इस तरह 30% डिक्रीज की बात आ जाए एंड सो ऑन इन मोमेंटम, तो ऐसी कंडीशन में एक शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि 10% के लिए आप इस तरह कर लें, 10 प्लस 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो इससे आंसर आपके पास आ जाएगा, जैसे 10 प्लस 10 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, इससे क्या आ जाएगा 1, तो 21%। आप इसको 10% प्लस 10% लिख लें और इस 1 को साथ में जमा कर लें, 21% जवाब आ जाएगा। इसी तरह अगर 20% की बात करें कि मोमेंटम में इंक्रीज आ रहा है 20%, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, बल्कि इसको लिखे 20% प्लस 20%, 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे लिख लें। तो इससे आंसर आएगा 20 प्लस 20 40% प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो 44%। ये आंसर इससे आ जाएगा। इस तरह आप 30 के लिए, 40 के लिए भी इसको कर सकते हैं। अब अगर इस तरह हो, इफ मोमेंटम डिक्रीजेस 20%, अगर मोमेंटम 20% कम हो जाए, डिक्रीजेस, तो ऐसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी कम हो जाएगी, इसमें डिक्रीज कितना आएगा, ये मालूम करने के लिए यही तरीका आप कर लें कि 20% प्लस 20%, अब यहाँ पे आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, तो इससे आंसर आएगा 20 प्लस 20 40% माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो इससे आंसर आ जाएगा 36%। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें डिक्रीज आएगा 36%। यही सवाल हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई डेल्टा पी परसेंटेज प्लस डेल्टा पी स्क्वायर परसेंटेज एंड डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम मालूम कर सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और अगर परसेंटेज डिक्रीज मालूम करना है तो फिर इस प्लस की जगह माइनस लगेगा। सो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2, मोमेंटम में कितना इंक्रीज आया है परसेंटेज के लिहाज से 20, सो 20% प्लस यहाँ भी लिखेंगे 20 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 100%। तो यहाँ पे हमारे साथ आंसर आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2 से आएगा 40% प्लस 20 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो उससे आएगा 400 डिवाइड बाय 100, और ये परसेंटेज के साथ में हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इससे आने वाला है 40%, जब 400 100 पे डिवाइड होगा तो इसे क्या आएगा 4%, तो आंसर आ गया 44%। इस फार्मूले का फ़ायदा ये है कि अगर 21% कहा जाए या 22% कहा जाए इंक्रीज इन मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, आप वो भी इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। अब लगे हाथों हम ऐसा भी कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को उल्टा कर लेते हैं, यानी कुछ इस तरह कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो 44%, तो इस वक्त चेंज इन मोमेंटम जो है वो परसेंटेज के लिहाज से कितना परसेंट होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन तो ई टाइम डिकेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन के ई 44% हो तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसका भी आपको तरीका आना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा के ई डिवाइड बाय 100 माइनस 1,
अंडर रूट यहाँ पे होगा और मल्टीप्लाई बाय 100%। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अब इसमें पुटिंग कर लीजिए, यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है 44, तो 44 डिवाइड बाय 100 अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा 100 और यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 44। जब ये आ जाएगा और इधर -1 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100%, ये हो जाएगा 144 डिवाइड बाय 100। तो क्यों ना हम 144 का ले लें अलहदा से अंडर रूट और 100 का अलहदा से अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 100%। 144 का अंडर रूट होगा 12, 100 का अंडर रूट होगा 10 -1 मल्टीप्लाई बाय 100%। सो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 10, सो 12 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ 12 से 10 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये 10 और 100 आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10% इज इक्वल टू 20%। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज होती है तो मोमेंटम जो है वो 20% तक इंक्रीज हो जाता है। MCQ number 11. If kinetic energy of a body becomes 4 times of the initial value, then new momentum. अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो 4 गुना हो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, तो इसका मोमेंटम क्या होगा, यानी मोमेंटम फाइनल, ये हमने मालूम करना है। तो इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 4 गुना ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और यहाँ पे 4 लगा देंगे। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 4। ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फार्मूला हम लिखेंगे पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m और यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमारे साथ आ जाएगा पी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m इज इक्वल टू 4 पी इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। देखते हैं क्या कैंसिल होता है, तो यहाँ पे ये 2m कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ जो फाइनल मोमेंटम है वो रह जाएगा P फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 P इनिशियल स्क्वायर। हमें चाहिए फाइनल मोमेंटम, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो अंडर रूट लेंगे बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमारे साथ आ जाएगा P फाइनल, यानी ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 पे अलहदा से अंडर रूट P इनिशियल स्क्वायर और अंडर रूट ये स्क्वायर ये अंडर रूट कैंसिल, सो P फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट 4 2 के बराबर है P इनिशियल। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से, तो फाइनल मोमेंटम 2 गुना बढ़ेगा इनिशियल मोमेंटम के लिहाज से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन ए, momentum become twice its initial value. Option A is correct. MCQ number 12. Two bodies with kinetic energies 4:1 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is. दो बॉडीज हैं और इन दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हमें रेशियो दिया हुआ है, Ke1 रेशो Ke2 इज इक्वल टू, ये है 4:1, यानी पहली काइनेटिक एनर्जी पहली बॉडी की वो 4 है रेशो, दूसरी बॉडी की 1 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इनका जो मोमेंटम है, पहली बॉडी का मोमेंटम वो दूसरी बॉडी के मोमेंटम के बराबर है। आप इन दोनों की मासेस का रेशो ये मालूम कर लीजिए, m1 रेशो m2 ये मालूम करना है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें Ke1 डिवाइड बाय Ke2, यानी दोनों काइनेटिक एनर्जीज को डिवाइड कर लिया, तो पहली काइनेटिक एनर्जी है 4, दूसरी काइनेटिक एनर्जी है 1। अब ये Ke2 यहाँ पे आ सकती है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगी Ke1 इज इक्वल टू 4 Ke2, यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे हो गई मल्टीप्लाई। नाउ अब हमें पता है द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ
मोमेंटम, तो वो बराबर है p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, क्योंकि पहले मास की बात हो रही है तो यहाँ पे m1 लगा लीजिए। 4, यहाँ भी यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। दूसरे मास की बात हो रही है तो यहाँ पे m2 लगा लीजिए। अब देखते हैं कि इसमें क्या कैंसिल होगा। तो यहाँ पे ये p स्क्वायर कैंसिल, और ये m स्क्वायर, ये 2 के साथ कैंसिल। तो ये वाला m होगा m1 और दूसरा m2। नाउ दिस इम्प्लाइज दैट हमारे साथ बचा 1 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय m2। अब अगर हम m1 को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा m1 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू 4m1 डिवाइड बाय m2, यानी m1 बोथ साइड हो गया मल्टीप्लाई, तो ये दोनों m1 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 4m1 डिवाइड बाय m2। ये जो 4 है इसको बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। अब इसको लिखेंगे रेशो के फॉर्म में, 1:4 इज इक्वल टू, ये भी लिखेंगे रेशो के फॉर्म में, m1:m2। तो मासेस का रेशो क्या आ गया, 1:4। m1:m2 इज इक्वल टू 1:4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1:4। इसको चेक कर लेंगे। एमसीक्यू नंबर 13, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, मास यहाँ पे गिवन है जो कि 5 किलोग्राम है, इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अ फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फॉर 10 सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें फोर्स गिवन है जो कि 0.2 न्यूटन है, और ये फोर्स जब बॉडी पे लगाया गया है तो ये टी टाइम यानी 10 सेकंड के लिए लगाया गया है। द इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी इंक्रीज का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये मालूम कीजिए। अगर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है तो ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे देखें तो ना ही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल गिवन है और ना ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल गिवन है। पहले तो हमने ये मालूम करना होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये मालूम करना है। यहाँ पे चूंकि मोमेंटम गिवन है तो फिर हमने वो फार्मूला इस्तेमाल करना होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप हो, यानी p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो यहाँ पे बात हो रही है फाइनल काइनेटिक एनर्जी की और इनिशियल की, जबकि मोमेंटम एक गिवन है, यानी ये हो गया इनिशियल मोमेंटम जो कि गिवन है। यहाँ पे हमारे पास फाइनल मोमेंटम नहीं है, वो भी गिवन नहीं है, तो वो भी हमने यहाँ पे मालूम करना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं इस एमसीक्यू की। सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फार्मूला है पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ये फार्मूला इस्तेमाल करके मालूम कर लेते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, इनिशियल मोमेंटम कितना है 10, ये 10 यहाँ पे लगा दिया, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाय 2। मास कितना है, मास इज 5। सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 10 का स्क्वायर बराबर है 100 के, और 5 और 2 मल्टीप्लाई होके 10 आ जाएगा। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 और 10 को डिवाइड किया, आंसर आ गया 10 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मालूम हो गई जो कि 10 जूल है। नाउ अब हम मालूम करते हैं, यहाँ पे हमें फोर्स भी चाहिए ना, फोर्स इज गिवन। अच्छा फोर्स गिवन है तो एक फार्मूला है न्यूटन सेकंड लॉ in terms of momentum, F is equal to delta P by delta T, the rate of change of momentum gives us force। तो F is equal to, क्यों ना डेल्टा T को हम इस तरफ ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F डेल्टा T is equal to डेल्टा P। नाउ डेल्टा P को मैं लिख सकता हूँ P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो ये हो जाएगा F डेल्टा T is equal to P फाइनल माइनस P इनिशियल। यहां से मैं मालूम कर सकता हूँ फाइनल मोमेंटम। अगर ये P इनिशियल इस साइड पे आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, वहां पे नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा F डेल्टा T प्लस P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। अब फोर्स कितना है, फोर्स इज 0.2 एंड ये फोर्स हो गया 0.2 एंड टाइम हो गया 10, तो फोर्स है 0.2 मल्टीप्लाई टाइम इज 10। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम गिवन है वो भी 10 है, तो ये यहाँ पे 10 लगा लेते हैं इज इक्वल टू P फाइनल। 0.2 और 10 मल्टीप्लाई होगा तो इससे 2 आ जाएगा,
प्लस 10 इज इक्वल टू पी फाइनल, ये दोनों जमा हो जाएंगे तो इससे फाइनल मोमेंटम आ जाएगा 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मालूम हो गया फाइनल मोमेंटम। अब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को इजीली मालूम कर सकते हैं। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसके बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर है पी फाइनल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m माइनस ये दूसरा हो जाएगा पी इनिशियल स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अब इसमें पुटिंग वगैरह करते हैं। ये 1/2m को ले लेंगे कॉमन, 1/2m पी फाइनल स्क्वायर माइनस पी इनिशियल स्क्वायर, यहाँ पे हम पुटिंग कर लेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे मालूम करते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2m पी फाइनल स्क्वायर माइनस पी इनिशियल स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसमें पुटिंग कर लीजिए 1 डिवाइड बाय 2। मास कितना है? मास है 5। फाइनल मोमेंटम कितना है? वो है 12 का स्क्वायर माइनस इनिशियल मोमेंटम जो है वो 10 है, सो 10 का स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 10, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100। 144 में से 100 माइनस कीजिए तो क्या रह जाएगा? 44। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो 44 डिवाइड बाय 10, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4.4 जूल। ये आंसर आ गया। तो आपने उन ऑप्शंस में से 4.4 जूल को टिक कर लेना है। MCQ number 14. If force and displacement of particle in the direction of force are doubled, what would be? अच्छा, कोई पार्टिकल है और उस पे फोर्स भी डबल हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गया तो वर्क क्या होगा? वर्क का फॉर्मूला है FD, ठीक है, इसके बराबर है। इस वक्त चूंकि वर्क चेंज हो जाएगा क्योंकि फोर्स चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, सो वर्क डैश इज इक्वल टू फोर्स कितना हो रहा है 2L मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट भी हो गया 2D, तो वर्क जो है ना ये 2 और 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 4FD। तो वर्क जो है वो इनिशियल वर्क के लिहाज से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, सो वर्क विल बी 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।